नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। बंगलोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत का सिलिकॉन वैली बनने की जगह अब भारत का संघ वैली बना जा रहा है। आप देख रहे हैं कब से बातें सामने आ रही हैं कि बंगलोर हमेशा हिंदू मुसलमान के बीच में जो झगड़े किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, उनकी जो बहस है, उनकी छेड़खानी में हमेशा एक कदम आगे रहा है। उसका जिक्र पहले लोगों ने शुरू किया जब पहनावे की बात आई, वैलेंटाइन दिवस की बात आई। जब भी कोई बात मॉडर्निज़म की आती है, वो हमेशा एक हिंदुत्व की बात लेके आगे आते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा तबका खड़ा हो गया है कर्नाटक में। वो वहाँ की समृद्धि का प्रतीक है, या वहाँ के वैचारिक पिछड़ेपन का, या सामाजिक जो नए तनाव पैदा हो रहे हैं उसमें एक तरह का आक्रोश उसमें व्यक्त हो रहा है। कारण जो भी हों, आज की तारीख में कर्नाटक और बेंगलोर जो देश में जो नई एक विभाजन धर्म के नाम पे उसकी जो संस्कृति बनती जा रही है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इस हद तक कि अभी आपने देखा पहनावे को लेकर के, हिजाब को लेकर के वहाँ कितनी छात्राओं को न पढ़ने दिया गया, न इम्तिहान देने दिया गया। और जब जैसे मामला शुरू हुआ था, मुझे लगा था कि हाई कोर्ट भी कुछ ऐसा ही करेगा जो हाई कोर्ट ने किया। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था चलती है। लोग कहते हैं, जो लोग कानून का इस्तेमाल उस तरह करते हैं जैसे रेस कोर्स का, जिनके पास जितनी लोग वकील कहते हैं कि कानून के लिए है, जिनके पास पैसे हैं जेब में, कि उनके लिए एक और खेल है। तो कानून इसलिए नहीं कि कानून उसके लिए न्याय चाहिए किसी को, इसके लिए कौन उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। और जबकि उसकी कड़ी होनी चाहिए कि किस तरह से लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन मैं उन्हीं की बात कर सकता हूँ जो आमतौर पर लोग चर्चा करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी होती, हम सब में उसमें आस्था रखें। हमारे न्यायाधीश ऐसे हों जो हमेशा हर बात पे एक वैचारिक स्तर को ऊंचा करते रहें, उठाते रहें। लेकिन जो हुआ हिजाब के मामले में, वो बड़े सवाल खड़े करता है। और जो कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उस पर बहस हो सकती है, उसका विरोध हो सकता है। उन सब के बावजूद उनके पीछे एक राजनीतिक एग्जीक्यूटिव पड़ी हुई है। जो नेता हमारे चाहते हैं, जिनके पास सत्ता है, जो सत्ता में हैं, वो उसका किस तरह उपयोग करें, दुरुपयोग करें, ये उनके ऊपर है। आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर बहस सत्ता पक्ष से अलग होगी तो आपके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इस तरह की जो देख रहे हैं आप, जो दूसरे नेताओं पे भी लगती हैं, अखबार वालों पे लगती हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यानी कि कर्नाटक और बंगलोर अपने आप में सिलिकॉन वैली की जगह एक संघ देश बनता जा रहा है। हिजाब के मामले के बाद जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो जाहिर था कि लोग सामने आएंगे, उस पर उसका विरोध करना, उसका अपना पक्ष दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो जिन लोगों ने किया वो मुसलमान थे। उनके खिलाफ मंदिरों ने कहा कि हम आपको अपने आसपास कुछ बेचने नहीं देंगे। जो जो दुकानें थी उनको हटाने की बात हुई। जो उत्सवों पे लगाने की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट देने की बात होती है, उन्हें कहा मुसलमानों को नहीं देंगे। इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा, उनका साथ दिया। उस पर किरण मजूमदार शाह, जो अपने आप में बंगलोर की प्रतिष्ठित उद्यमी हैं, और उनका उद्यम जो तमाम व्यापारी हैं वैसा उद्यम नहीं है। उन्होंने तकनीक का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नया उद्यम शुरू किया, और उस पर उन्होंने काफ़ी प्रशंसा हासिल की। और यहाँ तक कि वो MIT, जो अमेरिका के आज की तारीख में दुनिया के सबसे बढ़िया अकादमिक संस्थानों में से एक है, कुछ लोग उसे नंबर 1 कहते हैं, वहाँ के बोर्ड पर उनको लिया गया, इसलिए कि उन्होंने अच्छा काम किया था। जो उन्होंने किया वो अपने आप में सराहनीय था, अद्वितीय था।
वो भले जहाँ हमारे विज्ञान की जो सीमा आज के उस रेखा में पहले 2-3-4 पीढ़ी पीछे हों, लेकिन भारत के मुकाबले वो 2-1 पीढ़ी आगे थी। उसका दुनिया ने स्वागत किया। उन किरण मजूमदार शॉ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि आपको इसमें अपने आप से आगे जा कर के इस तरह के अलगाव को रोकना चाहिए, इस तरह बंटवारे को रोकना चाहिए। हम एक सेकुलर समाज हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध वगैरह का कहीं जिक्र नहीं होना चाहिए। ये किरण मजूमदार शॉ ने कहा। वहाँ तक तो बात ठीक थी, शायद बात आगे निकलती। उसके फ़ौरन बाद अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उनकी जो टेक्नोलॉजी सेल के प्रमुख हैं या कार्यकर्ता हैं, जो भी कह लीजिए, उन्होंने किरण मजूमदार शॉ पे सीधा हमला किया ट्विटर पे। वो उनको किरण मजूमदार शॉ को सीख देना चाहते हैं और वो कहते हैं जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ये मुझे पहले से लग रहा था कि जो भी नीचे ज़मीन बातें होती हैं उसके पीछे अगर उनकी पार्टी ना हो, संस्था ना हो, कोई उनसे सीनियर ना हो तो कर नहीं सकते। वो चाहे संस्था हो चाहे संगठन हो, ये हमेशा ऐसा होता है, बिना किसी समर्थन के लोग मैदान में नहीं उतरते। अब ये साफ हो गया कि अमित मालवीय ने भी अगर किरण मजूमदार शॉ का विरोध किया है और मुख्यमंत्री का पक्षधर हो गए हैं, अपने आप बात साफ हो गई। ये बात सिर्फ लोकल नहीं है, ये बात राष्ट्रीय नीति की है। इसके पीछे नागपुर है या प्रधान सेवक हैं, लेकिन इसके पीछे भाजपा की बड़ी हस्तियां हैं, इसके पीछे उनकी विचारधारा है, इसके पीछे उनका भारत का जो नया बनाने का सपना है वो सब है। तो वो भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक स्वीकार करने को तैयार हैं, वो भी इसलिए कि बहुत दया कर रहे हैं, लेकिन उनको बराबर होने नहीं देना चाहते। ये उनका कुछ मन बन गया है। इसको कैसे हम सुधारें, कैसे इसको फिर संतुलित करें, वो अलग तरह की बातचीत है जो कि शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ ऐसा, तो मुझे याद आती है जो हमने पढ़ा था किताबों में 1930 के आसपास जर्मनी में, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ भी यहूदियों को उनसे कहा गया उनसे चीज़ें मत खरीदो, उनके व्यापार करने मत दो। इस तरह शुरुआत होती है इतने बड़े होलोकॉस्ट की। और 30 से 45 तक बीच में कितने लाखों यहूदियों को उनकी आहुति दे दी गई। जो आपने देखा होलोकॉस्ट की तस्वीरें जो आपको दिखती हैं, 60-70 लाख जो यहूदी मारे गए, वो अपने आप में एक उसने दुनिया को आज बांट रखा। इस हद तक इज़राइल कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे होलोकॉस्ट का एक भूत है जो किसी को कहने देता नहीं कि वो कुछ गलत कर सकते हैं, क्योंकि 60-70 लाख यहूदियों को ख़त्म कर दिया गया था, जला दिया गया था। उनको जो जो यातनाएं दी गई वो इतिहास का हिस्सा हैं, उसका जिक्र करने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज की तारीख में उनका जिक्र नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि जो रास्ता जा रहा है, हिजाब का रास्ता जो है, मंदिरों में मुसलमानों को दुकान ना लगा देने का जो रास्ता है, वो कहाँ जाता है। तो एक काफ़ी पैरेलल दिख रहे हैं हमें। बहुत लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि नाज़ी जर्मनी में जो 2013-14 से हमारे यहाँ जो शुरुआत हुई है, उसका एक समानांतर एक सिलसिला वहाँ भी ऐसा 15 साल में हुआ था, और वो धीरे धीरे इतना ख़तरनाक होता चला गया। मुझे डर था कि जो हो रहा है सब 2018 तक हो जाएगा, लेकिन तब शायद राज्य के चुनाव आ गए, ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अब ये जो मुश्किलें आ रही हैं, ये कौन क्या बैठ के सोच रहा है। अगर अमित मालवीय ने टिप्पणी न की होती तो हम सोचते कि ये एक सिर्फ लोकल मामला है, लेकिन अमित मालवीय की टिप्पणी करने से मामला लोकल नहीं रह गया। अब आप देखिए, बंगलोर का ये एक और सांसद बन गया है, उसका नाम है तेजस्वी भी है, सूरी भी है। अब वो कितना अंधकार फैला रहे हैं वो देख लीजिए आप, कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे जो अभी हमला हुआ, उसकी अगुवाई एक तेजस्वी सूरी के नाम का व्यक्ति कर रहा था, जो संसद तक पहुंच चुका है, और वो अपने अज्ञान तक अमावस्या फैला रहा था। या ये कहिए कि अगर आप ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देंगे, भड़काएंगे, जो किसी भी तरह से सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती, इतने दंगाइयों को लेकर के पहुंच जाना मुख्यमंत्री घर तोड़ फोड़ करने के लिए,
और पुलिस देखती रहे, वो भी उसी बात का हिस्सा है। मुझे याद आती है एक कहानी, और ये असलियत है, कि जब जॉर्ज बुश जूनियर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरु कहिए कार्ल रूफ से पूछा कि एक बड़ा राष्ट्रपति कोई कैसे बनता है, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा ऐसा करो कि कोई एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दो और फिर उसे और बड़ा करो, फिर उसे और बड़ा करते रहो, और अपने शासनकाल में उसको बड़ा ही करते रहो, ख़त्म मत होने दो, और इतना बड़ा कर दो कि लोग भूल ही नहीं पाएँ। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। एक छोटा सा वो छोड़ो, उसका फिर उसको कुछ थोड़ा और बड़ा करो, उसके इर्द गिर्द चीज़ें घुमाते फिराते रहो और उसे और बड़ा होने दो, और अंत में वो कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका अंत, ये समझ नहीं आता, लेकिन कुछ अच्छा नहीं होगा इससे। तो तेजस्वी सूर्य ने जो किया अभी, और पुलिस कह रही है कि वो पहचान नहीं पा रही है, पूरा देश पहचान गया, सिर्फ पुलिस नहीं पहचान पाती है। वही बात पुलिस ने सब जगह की। आपने पहले देखा कि अगर हिंदुत्ववादी कुछ भी करें उन पर कोई आँच नहीं आती, क्योंकि उनके पीछे पूरा शासन है। और मुसलमान अगर शांति की बात करें तो भी गलत है। एक महिला ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर कहा कि इस दिन हम दुनिया भर में शांति अमन की कामना करते हैं। वो ऐसा मुद्दा बन गया कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। राना अयूब एक महिला मुस्लिम पत्रकार हैं जिन्होंने गोधरा के ऊपर एक किताब लिखी थी, और लोग मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री की विरोधी है। जिस तरह से जो बातें करती हैं वो लगता है कि वो विरोध कर रही हैं, लेकिन वो विरोध बिना तर्क के नहीं हो रहा है। उनके ऊपर उनको रोक दिया गया इमिग्रेशन पर, और उनके खिलाफ लोग कहते हैं कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मामला है, ये जर्नलिज्म के लिए रोका गया है। तो सारे ऐसे ही होते हैं, कोई किसी को किसी के लिए रोकता नहीं है। वो बहाने तो निकल जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। हर नागरिक के ऊपर आज इतनी मोटी किताब कानून की है उसके कंधों पे कि कंधे बैठ जाएं, और उनमें से कब कौन सा कानून, कौन सी सरकार कब आपके ऊपर लागू कर दे उसका कोई अंदाज नहीं है। और एक बार लागू हो गया तो आप जानते हैं कि जो प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट, उससे निकलने, उससे जूझने का जो रास्ता है वही अपने आप में एक पनिशमेंट बन जाता है। तो क्या हो रहा है अभी कि मुसलमानों को हर तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। तुम्हें ये पहनने नहीं देंगे, तुम्हें दुकान नहीं चलाने देंगे, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे, तुम बात करोगे तुम्हें पकड़ के बंद कर देंगे। अगर इस तरह से आप देखो तो अगर आप सोचो कि आप मुसलमान हैं, कैसा लगेगा आपको। देखिए, हमारा देश, हमारा संविधान, जो जिस देश में मैं पैदा बड़ा हुआ उस देश में ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी हिंदुओं के बीच में उनके जो हमारी जो जाति वर्ण प्रथा में जो मुश्किलें थीं वो और धर्मों के साथ नहीं आती थी सामने। लेकिन अब आज की तारीख में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, बन नहीं गया है, बन रहा नहीं है, बनाया जा रहा है, और लोग कहीं न कहीं उस बात को स्वीकार कर रहे होंगे, वरना 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन के नहीं आती। कहीं लग रहा है कि इन्होंने मुसलमानों को तो दबा के रखा है। कम से कम ये जो हिंदुओं की भावना है उसको लेकर के पढ़े लिखे लोग भी, जो सरकार इतना गलत कर रही है, उसके पास ना कोई विकास का एजेंडा है, ना अर्थव्यवस्था संभालने की कोई तरकीब है, ना भविष्य का कोई खाका है, ना गवर्नेंस की समझ है, सिर्फ वेलफेयर। आप 80 करोड़ लोगों को भोजन दे करके, क्योंकि आपके पास काफ़ी अनाज था, आपने अनाज सड़ने से बचा लिया और नाम भी कमा लिया, और साथ में लोगों को आश्रित कर दिया। सरकार का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोग सशक्त बनाए, दिमाग से, शरीर से, मन से, नीतियों से, मूल्यों से। और हमारी सरकार जो 8 साल से कर रही है उसमें जितनी तरह से अशक्त हो सकते हैं वो सारी कार्यक्रम हो गए। हमने जब वो बैंक वाले जो बनाए, खाते खोले गांव वालों के लिए, उनके ऊपर एकाएक कर्जे के नोटिस आना शुरू हो गए, क्योंकि पता ही नहीं था उनका अकाउंट खुल गया। जो भी किया गया है इस तरह किया गया है कि उसका कोई मतलब समझ में आता नहीं है। उससे लोग मजबूत नहीं होते, उससे देश मजबूत नहीं होता। हम जो भी करें, जैसे भी जब भी करें, उसको परखने के लिए देखना पड़ता है, क्या इससे देश मजबूत होगा, क्या इससे हम भविष्य की ओर जाएंगे।
अगर उन चीज़ों पर खरी नहीं उतरती है बात, तो उसे नहीं करना चाहिए। क्या ये देश को जोड़ेगा? क्या इससे शांति बढ़ेगी? क्या इससे सौहार्द बढ़ेगा? क्या इससे हम अच्छा देश माने जाएंगे? क्या इससे तरक्की होगी? अगर कोई नीति इन पैमानों पे खरी नहीं उतरती है, तो वो नीति नहीं है। फिर तो किसी की समझ है या नासमझी कह लीजिए, जो भी है। तो कर्नाटक और दिल्ली और बम्बई के एयरपोर्ट, इन तमाम बातों से लेकर के जो एक तस्वीर उभर रही है, वो काफ़ी दुख देने वाली है। उसमें जो भारत बन रहा था 75 साल से, वो नहीं दिखता। ये कोई नया भारत बन रहा है। इसके लिए हमें फिर से एक कोशिश करनी पड़ेगी कि खड़े होके एक वापस संतुलन लाएं, शांति से, चैन से, एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो ये बिगड़ती हुई बातें, जो फिसलती हुई बातें हैं, वो फिर से रास्ते पे आ जाएं। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।